Good morning, my dear student. Welcome back to our platform. My name is Lokesh Saini and I am your mathematics faculty. Today we will discuss about the quadratic equation. So, what is the quadratic equation? Quadratic equation क्या होती है? Quadratic equation को कैसे solve किया जाता है? All about that. What is the quadratic equations? So, द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, जो मानक रूप कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मानक रूप कहते हैं, वो क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की मानक फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसमें पावर कितनी होती है? इस पॉलिनोमियल की पावर होती है आपकी 2। ठीक है, इसमें पावर होती है आपकी 2। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे क्यों कहते हैं, द्विघात समीकरण इसे क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण में से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सबसे जो बड़ी पावर होती है वो 2 होती है। पावर मींस किसी भी पॉलिनोमियल्स के ऊपर, किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी वेरिएबल के ऊपर जितनी ज्यादा पावर लगी होती है वो उसकी घात कहलाती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसकी पावर हमेशा कितनी होती है? 2 होती है। इसमें एक बेसिक चीज है जो क्या होनी चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 मैंडेटरी है। a नॉट इक्वल टू 0 मैंडेटरी है मींस कि अगर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, आपका a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका a का मान 0 होता है इधर, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो फंक्शन है आपका, वो 0 हो जाएगा। मतलब फिर आपकी इक्वेशन बचेगी bx प्लस सी इक्वल टू 0, और bx प्लस सी इक्वल टू 0 जो है, bx प्लस सी इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर 1 जो रिमाइंडर रह गई है, इसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास इस पूरी टर्म में से फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस सी इक्वल टू 0 के अंदर से अगर आपके अंदर इक्वेशन के अंदर ये ना हो, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हो, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर सिर्फ बी एक्स हो और जिस पीछे वाला टर्म ना हो, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन आगे वाले टर्म को हटने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 2 लगी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 लगी हुई है, तो आप एक चीज बहुत ही सिंपल वे में समझिए कि जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर जितनी बड़ी पावर होती है, जैसे कि 2 पावर लगी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके आंसर्स यानी जो हल होने वाले हैं, इसके हल या फिर जीरोस, सॉल्यूशंस, कुछ भी कह सकते हो, जो आपको जीरो हल या सॉल्यूशंस होने वाले हैं, वो 2 आने वाले हैं। कितने? 2 आंसर्स आएंगे, इसके 2 आंसर आने वाले हैं, क्योंकि पावर कितनी लगी हुई है? 2 लगी हुई है, तो आंसर्स भी इसके 2 आएंगे। अगर पावर 3 लगी होती तो आंसर 3 आएंगे। तो जीरो भी सी की पावर पर डिपेंड करता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आंसर 2 आएंगे, और क्यूबिक इक्वेशन है यानी त्रिघात समीकरण है तो आंसर आपके 3 आएंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसके सॉल्यूशन करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि एक तो होता है जो सबसे पहले हम 8th क्लास के अंदर उसको 8th या 9th, थोड़ा सा 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। वो होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। अब इसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला होता है आपको गुणनखंड विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपको फैक्टराइजेशन, फैक्टर मेथड कह सकते हैं आप, फैक्टर मेथड। ठीक है, दूसरा होता है आपका पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि जो आपको सीखने को मिलती है क्लास 10th के अंदर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है,
तीसरा जो तरीका होता है आपका, जिसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं और एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी, ठीक है। तो वो भी एक विधि होती है आपकी उसको सॉल्व करने की, श्रीधराचार्य नाम से भी जाना जाता है या फिर द्विघाती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों तरीकों से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड विधि को, गुणनखंड विधि को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन चाहिए हमको, गुणनखंड विधि से करना है। तो गुणनखंड विधि को करने का तरीका है कि पहले इस वाले नंबर का इस वाले कोएफिशिएंट के साथ x स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आया? 5 दूनी 10। जैसे जैसे मैं आपको एक एक स्टेप को समझाऊं, एक एक स्टेप को समझते हो जाना, क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। देखिए 5 का मल्टीप्लाई आपने 2 के साथ किया, 5 into 10, 5 दूनी 10। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, दो नंबर आपको ऐसे दिमाग में लाने हैं जिनका गुणा करो तो 10 आए, उनको जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका गुणा करूं आपस में तो 10 आना चाहिए और उनको जोड़ू तो 7 आना चाहिए। और कोई नंबर ऐसा है जिसका आपको गुणा करो और 10 आ जाए? ये सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं, 10 का गुणा 1 में कीजिए तो 10 आएगा, 5 गुणा 2 में करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो 10 तो हमारा मिल गया। अब आप चेक करना है कि उन दोनों नंबरों को जोड़ने पर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले वाले नंबर को देखते हैं कि 10 और 1 कितना हो जाएगा। यहाँ तो 11 मिल रहा है, मल्टीप्लाई तो 10 मिल रहा है लेकिन जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 11। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब इसको चेक करते हैं, गुणा करने पर 10 मिल रहा है और इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 2 कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। यानी इस केस की जो इस क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट फिल कर रहा है 5 into 2। 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 मिलता है और 5 का गुणा 2 के साथ करते हो तो 10 मिलता है, 5x स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एक बार 5x लिख लेना है, प्लस लगाकर एक बार 2x लिख लेना है, दोनों को ऐड कर लेना, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से कॉमन आएगा 5x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इसके अंदर से कॉमन आएगा 2, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक मेन चीज इन क्वेश्चन को करने में, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से बिल्कुल सेम आते हैं तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है, यानी एक प्लस है तो एक माइनस भी आता है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो ये दोनों सेम आने चाहिए। इन दोनों सेम्स को x प्लस 1 और ये दोनों 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से करते हैं हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।